जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो एसोसिएशन है वो बिल्डर फ्लोर पे ज़्यादा फोकस, क्या डायरेक्टली इनकी डिस्कशन चल रही है सीएम साहब से कि जो स्टिल प्लस 4 पे जो बैन लगा है उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए? ये सभी प्लॉट ओनर्स की तरफ से उठाई जा रही है। इसको गुमराह करने के लिए काफी सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर की चाह है। ये बिल्कुल कर इस वक्त जो मेहनत कर रही है लोगों को ये मैसेज आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर एसोसिएशन कर रही है क्योंकि उनको एक मोटा मुनाफा कमाना है। स्टिल्ट प्लस 4 तो पक्का खुलेगा, ये तो 100% श्योर। कि वो जब भी कोई बिल्डर आके प्लॉट खरीदता है और वो 4 स्टोरी बना रहा है विद बेसमेंट बनाता है तो साथ में उनके जो मकान हैं जो 20-25 साल पुराने होंगे वो क्रैक आ जाते हैं। ज्यादातर ऐसा ना हो जाए कि सबने 4 स्टोरी बना ली तो उनकी प्रॉपर्टी दबने लगे। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। स्टिल्ट प्लस 4 ये एक ऐसा इस वक्त टॉपिक है जिसमें पूरा गुड़गांव बात कर रहा है और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को या उस प्लॉट पे 4 स्टोरी बनाना था और प्लान किया था, प्लॉट ख़रीदा था, बट उस पे गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टे आ गया। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करने के लिए एक हमारे भाई साहब हैं, सर हैं, मिस्टर संजय यादव, और फिल्बी रियल एस्टेट के ऑनर हैं, और साथ में एक गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन है जिसने एक बहुत बड़ा सक्सेसफुली अभी एक कार्यक्रम भी किया इन्होंने 23 मार्च को, शहीदी दिवस का। तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल भाई। और सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इतना बड़ा आपने आयोजन किया शहीदी दिवस का, बलिदान दिवस का, जो कि भगत सिंह, राजदेव जी जो हैं, जो सुखदेव जी हैं, तो इनके लिए बहुत कम लोग इस तरीके से आगे नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल भाई। देखिए, शहीदी दिवस एक हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी तो सभी मनाते हैं। शहीदी दिवस जिनकी वजह से हमें असलियत में स्वतंत्रता मिली, उस दिन को जनरली बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही मनाते हैं। इसलिए हमने होम डेवलपर्स एसोसिएशन गुड़गांव ने ये निर्णय लिया कि हम शहीदी दिवस को मनाया करेंगे और ये गुड़गांव होम डेवलपर एसोसिएशन का वार्षिक महोत्सव भी रहेगा आगे फ्यूचर में। तो इस तरीके से हम इस दिन को मनाने वाले। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो एसोसिएशन है वो बिल्डर फ्लोर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिल्डर फ्लोर ज़्यादा बनाती है, खासकर गुड़गांव के पर्टिकुलर एरिया में, पॉश एरिया में भी बनाती है, जिसमें आप भी एक हिस्सा हैं। तो क्या डायरेक्टली इनकी डिस्कशन चल रही है सीएम साहब से कि जो स्टिल प्लस 4 पे जो बैन लगा है उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए? ये क्या कुछ इससे रिलेटेड है? देखिए राहुल भाई, पहले तो ये कहना कि सिर्फ ये होम डेवलपर की चाह है, ये बिल्कुल गलत है। ये गुड़गांव, फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के सभी प्लॉट ऑनर एसोसिएशन, सभी प्लॉट ऑनर्स की ये चाहत है कि हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 बनने चाहिए। इस एंगल से कई लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये होम डेवलपर्स का चाहना है सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं है। ये हर प्लॉट ऑनर्स का दुख है और उसमें से हम भी एक है, क्योंकि हम भी प्लॉट ओनर हैं। साथ ही साथ डेवलपर हैं, वो एक अलग बात है, पर हम प्लॉट ओनर पहले हैं, डेवलपर बाद में है। तो ये जो आवाज उठाई जा रही है स्टिल्ट प्लस 4 की, ये सभी प्लॉट ओनर्स की तरफ से उठाई जा रही है। इसको गुमराह करने के लिए काफी सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर की चाह है। ये बिल्कुल गलत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो मैसेज आपका, जो इस वक्त जो मेहनत कर रही है लोगों को ये मैसेज आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर एसोसिएशन कर रही है क्योंकि उनको एक मोटा मुनाफा कमाना है। बट आप यहाँ क्लियरिटी ये करते हैं कि जो एसोसिएशन है उसमें सिर्फ बिल्डर ही नहीं है, प्लॉट ओनर्स भी हैं। हमारी एसोसिएशन का पूरा नाम है गुड़गांव होम डेवलपर्स एंड प्लॉट ऑनर एसोसिएशन। ठीक है, नॉट ओनली ये कि हम सिर्फ डेवलपर हैं, पहली बात। दूसरा, ये कहना कि फायदा सिर्फ किसी डेवलपर को, ये बिल्कुल गलत है। डेवलपर के पास कितने प्लॉट होंगे? 1 2, उसके बाद वो 2 प्लॉट बेच के फिर तीसरा परचेज कर लेता है। लेट्स से थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं 4th प्लॉट नहीं खुलता है, तो डेवलपर को क्या फर्क पड़ रहा है? प्लॉट ओनर से प्लॉट खरीदना है, उसने 4 की बजाय 3 बना के बेच देने, तो वो तो एक बिजनेस कर रहा है। पर जो एक्चुअल नुकसान है वो उस प्लॉट ओनर को है कि अगर 3 फ्लोर निकल के आते हैं तो 3 फ्लोर के हिसाब से उसके प्लॉट की वैल्यू होगी, पहली बात। जिसको फ्यूचर एक्सपेंशन, अपनी फैमिली एक्सपेंशन के लिए जिसने घर बनाने हैं 4, तो उसको ये दिक्कत होगी क्योंकि 3 फ्लोर बनेंगे तो
बट नेचुरल है, उसका जो चौथा फ्लोर है वो उसका सीधी तौर पर उस प्लॉट पर्टिकुलर ओनर का घाटा है। तो ये प्लॉट ओनर एसोसिएशन की तरफ से चाहत नहीं है, ये हर प्लॉट ओनर की चाहत है। इसमें सबसे पहले इसके बाद हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी इस वक्त रुकी कहाँ बात हुई है, कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्शन जो आए सबसे पहले कि इसको स्टे लगना चाहिए, वो आपको पता ही है, हमें भी पता है, आपने भी कई बार कई चैनलों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि पंचकुला से शुरू हुआ, पंचकुला से होते होते ये गाज गिर गई आपके गुरुग्राम में। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि एक कमेटी भी बनाई है, उसमें ऑब्जेक्शंस भी मांगे और सजेशन भी मांगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में स्टिल+3 तक बात रुक जानी चाहिए या 4 हो ही जाना चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक खुल जाए कि जिनको स्टिल+4 पास कराना हो वो करा लें? आपका क्या मानना है? राहुल जी देखो, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये संशय बना हुआ है इतना बड़ा कि स्टिल्ट+3 होने चाहिए और 4 नहीं होने चाहिए, क्या लॉजिक है? मैं किसी पैनल पे बहुत प्रमुख किसी व्यक्ति के साथ बैठा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि प्लॉट पर ग्रीनरी कम हो जाती है। पहले बात तो प्लॉट की जो ग्रीनरी है वो शेड बैक में है, वो चाहे मैं इंडिपेंडेंट घर बनाऊं, चाहे मैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाऊं, तो शेड बैक एरिया तो छूटना ही छूटना है। तो पहली पीछे एक स्पेस पर्टिकुलर छोटा जगह तो छोड़ना अगर पड़ता है आपने वहां पर प्लांटेशन करनी है तो आप कीजिए। दूसरी बात, अगर स्टिल्ट+3 बनते हैं या 4 बनते हैं, उससे तो कोई फर्क ही नहीं आना। तो जो ये लॉजिक उठाया गया है, और खास तौर पर ये बात बार बार कही जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता। देखिए मैं ये एक है कि उनका मानना ये है कि जो रोड बनाए गए, जैसे हम यहाँ घूम रहे हैं अभी वाटिका में है, सेक्टर 83 में है, तो यहाँ भी जो इंफ्रा बनाया गया है उस वक्त जो पास था वो ग्राउंड+2 था, तो अब 4 स्टोरी बन जाएगी। तो लोगों का मानना है कि इनके जो इंफ्रा है, चाहे आपका जो पाइपलाइन है, वाटर का है, सीवरेज का है, या फिर जो ट्रैफिक का है, उस पर काफी लोड पड़ जाएगा। उसके बारे में क्या? देखिए राहुल, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे यहाँ ना कई बार पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, काम कम होता है। एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग एनफोर्समेंट टीम। एनफोर्समेंट टीम का काम ये है कि कहीं भी रोड पर किसी भी तरीके की एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। एनफोर्समेंट टीम आपके घर में गलती से कोई छोटा सा कमरा ज्यादा बन गया, उसको तोड़ने तो तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है, पर एनक्रोचमेंट नहीं हटाती। बीमारी शुरू ही वहीं से हुई, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, पहले तो मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। जब भी सीवर का पाइप डले या स्ट्रॉम लाइन डले या पानी का पानी डले, वो पीक आवर्स में, मैं टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पीक आवर्स में सभी घरों का पानी एक साथ आएगा, तो उसको 1.5 गुना करके मल्टीप्लाई किया जाता है। इतना कैपेसिटी किसी भी सीवर लाइन की होती है, किसी भी पानी की पाइपलाइन की होती है, किसी भी स्ट्रॉम लाइन की होती है। मतलब जैसे सुबह जो सबसे ज्यादा हम लोग मतलब तैयार होके जाते हैं, लेट्स से किसी गली में 100 घर हैं या किसी सेक्टर में 1000 घर हैं, तो जो लाइनें डाली गई हैं वो इस तरीके से डाली जाती हैं कि एक ही समय में 1000 के 1000 घर का पानी एक साथ आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1.5 और 2 टाइम्स। आप किसी भी टेक्निकल बंदे से पूछ सकते हो। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि 1000 घर हैं तो 1000 का एक साथ आएगा। उसके बाद जब ये लाइन डाली गई तो 3 यूनिट डे 1 से काउंट की गई है, और मेरे पास है क्या 1.5 to 2। 1.5 का मतलब हो गया मैं 4.5 घर बना सकता हूँ। इट मीन्स मेरी पाइपलाइन अगर पीक आवर्स में सारे घर एक साथ काम करें तो मैं 5 फ्लोर तक की कैपेसिटी रखता हूँ। आप तो 4 की बात करें तो पाइपलाइंस में तो ये दिक्कत है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल दिक्कत नहीं है, दिक्कत एनक्रोचमेंट पर है। जो साइड की पाइपलाइनें हैं, स्ट्रॉम लाइंस, वो सारी दब गई हैं, राइट। अब जितना भी बारिश का पानी या नाली का पानी जो स्ट्रॉम लाइंस में जाना था वो सारा सीवर में आ जाता है। अब सीवर पे जब तीनों लाइन का एक साथ चोकिंग हो जाती है तो वो बारिश में ये दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो स्लोप होना चाहिए, लेट्स से रोड है, रोड में आपने पानी डाला और अगर आपके पास दोनों साइड स्ट्रॉम लाइन है तो स्ट्रॉम लाइन में पानी जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब हो क्या रहा है, ये ऐसे हो गया। ये तो खैर आप देखोगे हर जगह के रोड की हालत यही होगी, किसी को ये चाहिए नहीं। मैं मजे की बात बताता हूँ, जहाँ स्टिल्ट+4 बनती है वहाँ ये दिक्कत नहीं आती। आप नोटिस कीजिएगा जब स्टिल्ट बनती है तो रैंप नहीं बनते, क्योंकि मेरे पास 16.5 मीटर की हाइट है, मेरे पास 4 फ्लोर हैं। अभी आप अगर वाटिका में लेट से यहाँ पर जहाँ हम वॉक कर रहे हैं, आप किसी भी घर में घूम जाइए,
आगे आपको रैंप बाहर नहीं मिलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो ग्राउंड प्लस 2 खासकर जो बिल्डिंग बनती है उसमें रैंप बना दिए जाते हैं। रैंप बना दिए जाते हैं, स्ट्रोम लाइन सारी ढक दी जाती हैं और साथ ही साथ गाड़ियां सारी बाहर होती हैं, तो उससे बाहर चोकिंग की समस्या आ जाती है। इस वजह से सीवर लाइन चौक होती है, ना कि स्टिल्ट +4 बनने से। मैं तो कहता हूँ 5 फ्लोर भी बना दो, आप एनक्रोचमेंट हटा दो, तो आपको चौक नहीं हो सकती आपकी सीवर की लाइन। ये टेक्निकल। अच्छा, आप ये अब बताइए कि इतने टाइम से डिस्कशन चल रहा है, पहले तो मतलब आपको लगता नहीं कि 2017 के बाद जब ये डिसीजन आया, 2018 में लिया गया मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सही हूँ 2018 में डिसीजन लिया गया और कुछ टाइम अलाउ करने के बाद इसको फिर दोबारा से वापस ले लिया। अब गवर्नमेंट का आपको क्या लग रहा है आइडिया कि खुलने के चांसेस हैं, और अगर खुलेगी तो कब खुलेगी, और कमेटी जो बनाई है कमेटी का क्या है कि कब तक लास्ट लाइन है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स भी देखें उसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन डाल सकें, किसी को इसको सजेशन देना हो, इसको सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट कर सकें। तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप? कमेटी जो बनी है, ये 2 महीने के अंदर कमेटी को पूरी रिपोर्ट देनी है। उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, सब कुछ कमेटी ने इनवाइट किया है। उसके बाद वो डिसाइड होएगा कि कहाँ स्टिल्ट +4 खुलेगा और कहाँ नहीं खुलेगा। स्टिल्ट +4 तो पक्का खुलेगा, ये तो 100% श्योर है। पर किस एरिया में? क्योंकि कल भी न्यूज था कि कुछ सेक्टर में अलाउ किया जा सकता है, उसे थोड़ा सा बताइए। आज न्यूज छपा है, वही कंफ्यूजन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एनक्रोचमेंट की वजह से गलियां छोटी हो गई हैं, पानी भरता है, वहाँ मजबूरन गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पर इस समस्या का निदान क्या है। मतलब आप ये कहना तो चाहते हैं जहाँ छोटी गली होंगी, लाइक 7 मीटर या 9 मीटर, वहाँ ऑब्जेक्शन आ सकती है। मे बी जहाँ पुराने गुड़गांव, पुराने शहर की जहाँ तक बात है, मे बी ऐसा हो सकता है कि पुराने शहर में शायद स्टिल्ट +4, पुराने से मतलब है बिल्कुल ओल्ड गुड़गांव, वहाँ स्टिल्ट +4 शायद बंद हो जाए। पर सेक्टरों में, क्योंकि 9 मीटर का रोड भी काफी वाइड रोड होता है, 30 फीट का रोड होता है, हाँ, वहाँ गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि वो शायद एनक्रोचमेंट और कहीं पाइपें चेंज करनी हो तो उनको वो चेंज करें। क्योंकि आप जैसे ही 9 मीटर पे स्टे लगाते हो, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 9 मीटर पे आप नहीं बना पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी DDJY है, यहाँ पे दीनदयाल योजना है, उसमें ऑटोमेटिकली स्टे आती है। देखिए, क्या कहते हो आप? अभी तक हमने, इनका क्या भविष्य रहने वाला है अभी तक रोड डिसाइड नहीं हुआ है 9 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर या 7 मीटर। सिर्फ अभी कमेटी ने ये डिसाइड करना है कि गली, देखिए गली पर पहले बात तो मीटर पे होगा नहीं। मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि 9 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर, ये कोई लॉजिक नहीं होने वाला है। ये अगर होता है तो ये बिल्कुल कंजेस्टेड जो शहर है, जहाँ गलियां 5 फुट की हैं, 7 फुट की हैं, स्टिल्ट +4 बन गई है, निकलने को रास्ता नहीं है, जहाँ 10 या 20 फीट की गलियां, वहाँ ये दिक्कत में भी आ सकती है स्टिल्ट +4 की। तो बाकी प्लान्ड एरिया में मेरे को लगता है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को स्टिल्ट +4 नहीं बंद करने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जरूरत सिर्फ मैनेजमेंट की है, हमें मैनेज करना होगा चीजें। तो कब तक टाइमिंग क्या है ऑब्जेक्शन जो लगाने का या फिर सजेशन देने का? 15 दिन का टाइम है, जिसमें से 6 दिन करीब करीब निकल चुके हैं। तो मेरी सभी से, जितने भी अगर जो प्लॉट ऑनर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी से ये अपील है कि जो भी हो, आपको ऑब्जेक्शन है तो, सजेशन है तो, जो भी आपका है, आप अपना विचार उस पर जरूर व्यक्त करें। और ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया, स्टिल्ट +4 है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है किसी भी सुंदर शहर के लिए, किसी भी स्वच्छ गलियों के लिए, और किसी भी ग्रीन शहर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। संजय जी, ये तो आपको लग रहा है, ठीक है, और जिनको नहीं लग रहा होगा वो ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं इसमें। तो ये मैं जो यहाँ ऐड करना चाहूँगा, वैसे संजय जी का मानना ये है कि इंफ्रा जो है गुड़गांव का ठीक है, सॉलिड है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे नए सेक्टर्स हैं, मतलब आधे से ज़्यादा तो नए सेक्टर्स ही आए हैं अभी। आप देखिए, मतलब 56 के बाद 115 सेक्टर तो सारे नए सेक्टर्स या इंफ्रा टोटल नया है। वहाँ तो जो लोग कहते हैं कि जी पाइपलाइन छोटी है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। पुराने शहर में भी ऐसा नहीं है, वहाँ दिक्कत कुछ और है। उसकी समस्या का जब तक समाधान नहीं होएगा तब तक ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी। एक पॉइंट वहाँ पर ये था कि पुराने घर वर्सेस नए घर, क्रैक्स का एक मामला। ये वीके मलिक साहब जो जनरल रिटायर हैं, जिन्होंने पंचकुला में सबसे बड़ा ये मुद्दा उठाया कि वो जब भी कोई बिल्डर आके प्लॉट खरीदता है और वो 4 स्टोरी बना रहा है विद बेसमेंट बनाता है, तो साथ में उनके जो मकान हैं जो 20-25 साल पुराने होंगे, वो क्रैक आ जाते हैं उसके अंदर। तो आप राहुल, मेरे को एक चीज बताओ जी, मैं ये कहता हूँ स्टिल्ट +3, 4, 2 एक तरफ रख दीजिए, रख दिए, ये मकान है
जी। इसके साइड में हम्म, आप मकान बना रहे हैं, हम्म, आप बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट ही बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसमें क्रैक नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। जब बेसमेंट खोदेगा तो उस वक्त थोड़ी ना पता होता है बिल्डिंग को या जमीन कोई बेसिक 4 बिल्डिंग इसमें बनेगी। टेक्निकल पॉइंट है ओके। जिसको ऑब्जर्व अभी तक नहीं किया गया है, हम्म, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा टेक्निकल पॉइंट क्या है। हम्म, हुड्डा में पहले 9 इंच की दीवारें होती थी, कॉमन वॉल होता था बेसिक। हम्म, कॉमन वॉल वो वॉल है जो 2 प्लॉटों के बीच की वॉल है। लेट से मैंने पहले घर बनाया तो मैं वो 9 इंच की दीवार बना दिया करता था, और दूसरा साइड में बनाने वाला घर उसी पे ही चढ़ा देता था, उसी पे चढ़ा देता था। जैसे हम गांव में मेनली यस, हम कॉमन वॉल आसपास के। कॉन्सेप्ट है, तो जो क्रैक्स की सब जगह दिक्कत नहीं आई है, कहीं कहीं और दिक्कत आई अभी है। सेपरेट बनने लगी है बॉल सब की, है ना। एग्जैक्टली अभी तो यही हो गया ना कि 9 मीटर की एक हाँ। तरफ बनाएगा 9 इंच की और एक तरफ अपनी 9 यस इंच यस की, यस, तो लोड नहीं आता उस नहीं पे। लोड नहीं, उसमें होता क्या है, लेट्स आज जमीन महंगी हो गई है, हम्म, आपका प्लॉट है, आप 4 इंच अगर जगह छोड़ देंगे तो इट मीन आपका प्लॉट 250 गज का भी है, तो 3 से 4 गज जगह आपकी कम हो जाएगी। जी। तो आप करते क्या, उस 4 इंच को कटिंग करते हैं। जब कटिंग करते हैं तो इधर वाली दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं, ये डेफिनेट नहीं आएगा, आ सकते हैं, कुछ घरों में आए भी हैं, कुछ कुछ से मतलब है 100 में से 0.5 या 1000 में से यू कैन से 4 या 5 ऐसा हुआ भी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्रैक्स, ऐसा कोई बड़े क्रैक्स नहीं आए, शायद हजारों में एक आधा कोई घर होगा जिसमें बड़े क्रैक्स में भी आ गए होंगे। उसका स्ट्रक्चर वीक भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर सारी कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, सिंपल ईंटों पे घर बना लिए जाते थे, वो टेक्निकल चीजें हैं। तो वो मेरे को लगता है इस जगह पर जो ये ऑब्जेक्शन डाला है पंचकुला की आरडब्ल्यू ने खास तौर पर, और जनरल वीके सिंह जी ने भी ये डाला है, या वीके मलिक में भी है, उन्होंने डाला, वो मतलब एक्चुअली लीड तो कर रहे थे। मैं सिर्फ उनसे टेक्निकल पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि ये घर बना हुआ है, इसके साइड में ये घर टूट के बनेगा, तो ये क्या गारंटी है कि इसमें क्रैक नहीं आएंगे? इट मीन्स टेक्निकली वो पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। वो टेक्निकल पॉइंट स्टिल्ट प्लस 4 से रिलेटेड नहीं है, वो नए घर वर्सेस पुराने घर, नई कंस्ट्रक्शन वर्सेस पुरानी कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ सबसे पहले आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि देखिए, ऑब्जेक्शन और सजेशन देने के टाइम अभी आपके पास है। ये कुछ ऐसा ना हो कि आपका, जैसे अभी होता है ना कि आप जब इलेक्शन होते हैं कोई निकल के आए तो फिर कहते हैं कि नहीं वो खराब है या वो अच्छा है, क्योंकि आप वोट देने जाते नहीं है। तो इसीलिए अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। अगर कोई प्लॉट ओनर है, करेक्ट संजय जी, बिल्कुल किसी को ऑब्जेक्शन देना है, किसी को सजेशन देना जो है, भी आप कह रहे हैं, जो भी आपको ठीक लगे वहां जाकर दीजिए, ताकि उसके बेस पर कमेटी अपना डिसीजन ले सके। एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है सर, यहाँ पे इनका जो कहना है कुछ लोगों का, वो ये कहते हैं कि 50 साल का मान लीजिए कोई आदमी है, वो रिटायर होने वाला है अगले 10 साल में, उसने प्रॉपर्टी ले ली। अब आप देखिए पीछे, विनय एक बार आप पीछे दिखाइए, मान लीजिए ये वाली सर प्रॉपर्टी है, और किसी ने बीच में यहाँ पे 500 गज का, 240, 100 गज का, कितने भी गज का प्रॉपर्टी ली है, उसको 2 स्टोरी बनानी है। तो उनका कहना ये होता है कि ज्यादातर ऐसा ना हो जाए कि सबने 4 स्टोरी बना ली तो उनकी प्रॉपर्टी दबने लगे। अभी भी हमारे यहाँ ना एक मतलब पुलिस में है सर, वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है। उनका मानना है कि उनकी प्रॉपर्टी अब दोनों तरफ 4-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई, दबे नहीं। पहले बात जी भाई, स्टिल्ट प्लस 4 बनाने से या 3 बनाने से क्या उनको किसी ने रोका है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। राइट, वो भी अपनी बिल्डिंग उस तरीके से बना सकते हैं, और बेहतरीन बिल्डिंग बनेगी। अगर आप ग्राउंड फर्स्ट बनाते हैं, उसमें आपके पास पार्किंग नहीं, वेंटिलेशन भी कम होता है, ग्राउंड पे मक्खी मच्छर दिमाग भी ज़्यादा आते हैं। जब आपके पास स्टिल्ट होती है तो आपके पास प्रॉपर पार्किंग होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है, आप हाइट में जा रहे होते हैं, मक्खी मच्छर से छुटकारा मिलता है। तो आप कोई एक स्टोरी भी बनाए तो उसके लिए तो देखिए कुछ किया नहीं जा सकता, जो नॉर्म्स है वो सबको फॉलो करनी चाहिए। हाँ, किसी को बना रहा है मकान, मैं उनको भी सजेशन दूंगा कि उनको सावधानी रखनी चाहिए, साइड वाला कोई भी घर कम से कम डिस्टर्ब हो। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, फ्लोर कब से शुरू हुए, कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा है। सन 2000 में साउथ सिटी 2 में पहले बार फ्लोर इंट्रोड्यूस होते हैं वहाँ के, 3 टुकड़े करके बेचे हुए, राइट। आज भी वो 2002 में 2000 अच्छा 2000 अगर अलॉटमेंट, मैं आपको अलॉटमेंट भी दिखा दूंगा। ये बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं 2005 में स्टार्ट हुआ, 7 में स्टार्ट हुआ, नहीं, सन 2000 में स्टार्ट हुआ। 2000 में स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद दोबारा खोला गया। कैसे कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना हो सकता है, क्योंकि 3 फ्लोर अब बन गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, 1% स्टैम्प ड्यूटी अलग दे दीजिए। अगर आपको पता होगा तो जनरली फ्लोर में 1% एक्स्ट्रा लगता है, जनरली 5 से 7 का स्लैब है, तो 6-7-8 लगता है, तो 1% स्टैम्प ड्यूटी आपको वहाँ मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद
जब स्टिल्ट बनने स्टार्ट हुए 2017 में, तो स्टिल्ट के साथ 3 फ्लोर बने, तो जो कंपाउंडिंग डली उसमें 2.5 स्टोर से 3 स्टोरी की, तो वो कंपाउंडिंग फीस इसीलिए ली गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। उसके बाद 4th फ्लोर अलाउड होता है और उसमें अलग से FAR खरीदना पड़ता है। FAR की कीमत करीब एक घर पर एवरेज 13 से 14 लाख रुपए मिलती है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो वो आप परचेज मतलब इतना काफी पैसा जो सरकार के पास जा रहा है। एक और चीज बता रहा हूँ इसके बाद, मजे की बात, आपने FAR लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद 4था फ्लोर जब परमिशन आ गई तो उसके बाद एक और लकुना बचा हुआ था कि जी डिवीजन ऑफ फ्लोर नहीं हो सकते, उसके बाद EDC IDC भी ली गई है 3 लाख रुपए। एवरेज लगाओगे तो सिर्फ 4थे फ्लोर की वजह से पर यूनिट 25 से 30 लाख रुपए एडिशनल मिलते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि 4th फ्लोर की स्टैम्प ड्यूटी हो गई, EDC IDC हो गई, FAR हो गया, और स्टैम्प ड्यूटी तो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और 4th फ्लोर बना तो उसकी अलग से सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी आप लगाइएगा पर घर अगर एवरेज 30 लाख रुपए भी पकड़े आप, और किसी भी सेक्टर में 2000 से 2500 प्लॉट होते हैं, एवरेज 1000 प्लॉट भी लगा लें तो आपको सीधे 250-300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आ रही है। 250-300 करोड़ रुपए में तो आप सिर्फ 4थे फ्लोर से आ रही है, ये आप सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ सेक्टर का। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, या फिर जिसके पास पैसा जा रहा है, वो भी अगर चाहे नहीं, क्योंकि अगर वो चाहती, अगर इंफ्रा इंप्रूव हो गया होता तो शायद इसका डिस्कशन ही नहीं रहता। करेक्ट, मे बी। पर मैं आज भी कहता हूँ कि आज बजट की दिक्कत नहीं है, ये मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा ध्यान उस बॉडी को इस तरफ दिलाने में है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। अगर कहीं सीवर लाइन बदलनी है और कहीं पानी की लाइनें बदलनी है, कहीं रोड बनानी है, तो सफिशिएंट अमाउंट आपको हर सेक्टर से मिल रहा है। आप कितने पैसों में पूरे सेक्टर को 4 बार रिनोवेट कर सकते हो, इतना पैसा है। तो आप एक बार ही कर लीजिए, उसमें तो 50% ही कर लीजिए, तो सब कुछ समस्या का समाधान है। तो पैसों की कमी नहीं है, इसके लिए आप जो गवर्निंग बॉडी है वो भी और सभी रेजिडेंट इस चीज़ के लिए मतलब तैयार रहें कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, वो करेंगी भी, क्योंकि पैसा भरपूर आ रहा है। ना कि इस तरह फोकस करें कि STILT+4 पे स्टे लगाया जाए, बस इस पे फोकस करें, गवर्नमेंट की इंफ्रा को टोटली अपना इंप्रूव कर दें। STILT+4 एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि मैं डेवलपर हूँ, मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन है, शहर के लिए अच्छा है, हर शहर के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट इस टाइप का है। सो आप एक लास्ट और बात बता दीजिए हमारे व्यूअर को कि अब इसका क्या लगता है और कितने दिनों तक इसका फीडबैक आपको लगता है कि कोई फाइनल डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट? मेरे को लगता है विदिन 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से STILT+4 गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के तकरीबन मेट्रो सिटीज़ में तो डेफिनेटली आपको खुले मिलेंगे। कुछ कहीं समस्या है, उसको कमेटी है, कमेटी रिव्यू करेगी, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेटी का डिसीजन होगा। पर मेरे को लगता है 2-2.5-3 महीने और मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आपको जल्दी ही 3 महीने के आसपास जल्दी गुड न्यूज़ जैसी भी रहेगी गुड न्यूज़ कहना है भाई साहब का कि STILT+4 हो सकता है, इस पर फाइनल दोबारा से मोहर लग सकती है। खासकर गुरुग्राम के जो कंक्लूजन निकलता है, जहाँ तक मैं आपकी बातों को समझाऊँ, कि हो सकता है कि एक पुराने गुड़गांव में वो डिसाइड गवर्नमेंट को करना है कि जहाँ इंफ्रा थोड़ा सा उनको कमज़ोर लगता है, हो सकता है वहाँ रोक लगी रहे, STILT+3 सिर्फ पास हो, और जहाँ इंफ्रा थोड़ा सा बेटर है, जो नए सेक्टर है उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। पुराने गुड़गांव से मेरा मतलब है, जहाँ तक मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पुराने गुड़गांव से मतलब है वो सारी कॉलोनीज जो प्लानिंग के तहत नहीं हुई है, जो जर्नल अप्रूवल में गई हुई है, मतलब जैसे ओल्ड गुड़गांव, प्रॉपर शहर गुड़गांव, जैसे मियाँ वाली कॉलोनी हो गई, पटेल नगर हो गया, राजीव नगर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे चांसेस कम है, और प्रॉपर जो सेक्टर, जो HSVP के जो सेक्टर्स हैं, हुडा के हैं, उसमें चांसेस ज्यादा है दोबारा से अप्रूवल मिलने के लिए। मेरे को कोई उसमें टेक्निकल कारण नजर नहीं आ रहा कि वहाँ पर STILT+4 रोके जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कमेटी ने लेना है और गवर्नमेंट ने लेना है। हाँ, क्योंकि वहाँ आज गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का स्कोप भी है, और छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मैनेजमेंट का काम है, आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। अंदर वाली कॉलोनी में थोड़ी दिक्कत है, वहाँ मे भी ऐसा हो सकता है। सो ये थी सारी वो डिस्कशन जो कि हम लोग STILT+4 के लिए डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें एक कमेटी बैठा दी गई है और उस कमेटी ने आपके सजेशन और ऑब्जेक्शन पे डिसीजन लेना है। पर हाँ, लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि अपना सजेशन और ऑब्जेक्शन देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सजेशन और ऑब्जेक्शन से ही डिसीजन आएगा, ताकि आपको कल को ये महसूस ना हो कि आप इसमें वोट देने से रह गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा संजय जी आपका, अच्छा लगा आपसे मिलकर।